Okay, good evening everyone and welcome to this Excel class. Today we are going to learn about how to create a dashboard in Excel. You can see on the screen that a dashboard layout is already given. A picture is given which is showing banking loan dashboard. So the data that we are going to use today is belonging to a banking company, and from the data we will create this kind of a dashboard. Now this dashboard, if you see, it has various charts. So first one is a pie chart, then you have a line chart, then you have a bar chart, then you have a trend chart. Okay, then you have different custard column charts and bar charts. Okay, and the important aspect of this dashboard is that it is based on various filters. So you can see that on the left hand side there are various filters. Like we have a filter for the year, we have the filter for the region, and we have a filter for previous loans. So what is the benefit of having a filter in the dashboard? So the benefit of having a filter, or the reason why we have a filter in the dashboard, is that we can make it dynamic. Okay. Now what do I mean by dynamic? Whenever you click on any filter, when you choose any variable from the filter, the all the values on the charts will change based on that variable. सपोज हम लोग रीजन की बात करें तो अगर आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो इंडिया के लोन दिखाएगा। अगर आप फ्रांस सिलेक्ट करेंगे तो फ्रांस के दिखाएगा। चाइना सिलेक्ट करेंगे चाइना के दिखाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के आपको डेटा प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। ठीक है। नाउ दिस इज द आउटपुट दैट वी वांट। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ऐसा डैशबोर्ड हमें बनाना है। लेकिन ये बनाएंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा से। तो आपको एक डेटा दे रखा है। नाउ जब भी हमें एक्सेल में कोई भी अगर डैशबोर्ड बनाना है या कोई भी प्रेजेंटेशन करनी है, डेटा विजुअलाइजेशन करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बताइए, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट ओवर हियर व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी डैशबोर्ड? ये डैशबोर्ड हमें बनाना है, हमारे पास डेटा है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक व्हाइल क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड? कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे? जो कॉमन है। हाँ, डेटा में हम देखेंगे कॉमन क्या है। ठीक है। और डेटा को स्टडी करना पड़ेगा। द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड इज टू स्टडी द डेटा। सबसे पहले डेटा पढ़ना पड़ेगा। पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि डेटा में क्या क्या कॉलम्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, उसमें से कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, और किसकी बेसिस पे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप जो है वो है डेटा को स्टडी करना। ठीक है। तो पहला आप जब डेटा स्टडी कर ले, व्हेन यू स्टडी द डेटा, देन स्टडी का मतलब होता है यू एनालाइज द डेटा। सो हाउ डू यू एनालाइज? यू एनालाइज द डेटा बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉमन एंड व्हाट इज यूनिक। ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है, वी हैव मंथ, वी हैव फाइनेंशियल ईयर, वी हैव लोन, वी हैव रीजन, वी हैव मैनेजर, वी हैव प्रीवियस लोन, एंड वी हैव लोन आउटस्टैंडिंग। इनमें से कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें आपको कॉलम कॉमन वैल्यू दिखाई दे रही है, और कौन सी ऐसे कॉलम्स है जिसमें आपको यूनिक वैल्यू दिखाई दे रही है? ठीक है। कौन कौन से कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें कॉमन दिखाई दे रही है, और कौन सा ऐसा प्रीवियस लोन। हाँ। लोन लोन आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये क्या है? लोन आउटस्टैंडिंग इज अलग अलग है सर। अलग अलग है। तो लोन आउटस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि यूनिक है, क्योंकि कोई भी कस्टमर का जो उसने लोन लिया है उसका बैलेंस कभी भी सेम नहीं होगा दो लोगों का। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो डिपेंड करेगा कि कितना टाइम का लोन लिया है, कितना पे कर दिया है, कितना टाइम कवर हो चुका है, कितना बैलेंस बाकी है, तो इट विल बी डिफरेंट। लेकिन अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर की, मंथ की, या लोन काइंड की, टाइप ऑफ लोन की, या रीजन की, या मैनेजर की, तो वो उसमें जो वैल्यूज आ रही है वो कॉमन है या यूनिक है? और सब लोग कॉमन आंसर है। करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है। आई वांट अ इंटरेक्टिव सेशन। तो कोई भी सिर्फ सुनने के बाद चुप नहीं रहेंगे, सबको आपको एक्टिव रहना है चैट बॉक्स में। तो कॉमन के लिए यू कैन राइट ऑन सी, और यूनिक के लिए यू कैन राइट ऑन यू। क्वेश्चन इज कि बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोन टाइप, रीजन, मैनेजर, प्रीवियस लोन्स,
ये सब में वैल्यू जो है वो यूनिक है या कॉमन है? कॉमन। कॉमन है। चलिए, तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं और यूनिक वैल्यू को क्या बोलते हैं? ये जो कॉमन वैल्यू है उन सब की एक कॉमन क्वालिटी बता दो, और जो यूनिक वैल्यू है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी बता दो। यू कैन अनम्यूट एन आंसर और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, दोनों ऑप्शन है आपके पास। बताइए। जितने भी कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं मंथ से लेके प्रीवियस नोट में, ये सब कॉमन कॉलम्स हैं। तो कॉमन कॉलम में क्या चीज कॉमन है या क्या कैरेक्टर कॉमन है इन सब में? और ये जो यूनिक कॉलम है लोन आउटस्टैंडिंग, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो उसको यूनिक बना रही है? उसमें क्या कॉमन है? मतलब ये जो कॉमन कॉलम्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या चीज कॉमन है? एनीवन? बबीता? कॉमन में तो सिर्फ अल्फाबेट्स है, मतलब लेटर्स हैं हम्म। और डेट है। हाँ, और जो डेट लोन आउटस्टैंडिंग है और उसमें क्या लेटर, है? वो तो नंबर्स है, न्यूमेरिक है। हाँ, करेक्ट। सो वेरी गुड। सो व्हाट शी सेड इज राइट। जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अ क्वालिटेटिव डेटा, वन इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। सो व्हेन यू टॉक अबाउट टाइप ऑफ लोन या रीजन या मैनेजर, तो ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी कॉमन डेटा होता है उसके अंदर क्या होता है कि यू हैव अ बेसिस वेयर यू कैन ग्रुप डिफरेंट वैल्यूज टुगेदर। अब जैसे मान लीजिए रीजन की बात कर रहे हैं, तो रीजन में फ्रांस, इंडिया, चाइना, जापान, मान लो अलग अलग रीजन दे रखे हैं, कंट्रीज दे रखा है। तो कंट्री के नाम क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो हम उस कॉमन फैक्टर को लेके हम उसका ग्रुपिंग कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ ग्रुप एंड बेस्ड ऑन दैट ग्रुप वी कैन क्लासीफाई द डेटा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है डेटा स्टडी करना, दूसरा दूसरा डेटा को एनालाइज करना कि व्हाट आर कॉमन, व्हाट आर यूनिक। जो भी कॉमन है उसको हम ग्रुप बना सकते हैं, उसका एक उसको क्लब कर सकते हैं, और जो यूनिक वैल्यूज है वो उस क्लबिंग के बेसिस पे उसका समीशन आएगा, या उसको हम एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। चौथा स्टेप क्या है कि यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल फॉर द डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? कोई समझा सकता है मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैशबोर्ड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डैशबोर्ड? जी, डैशबोर्ड वर्ड सुना कहाँ है इससे पहले? लेमन टर्म्स में अगर हम बात करें तो डैशबोर्ड वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं जनरली? स्क्रीन। हम्म। कहाँ यूज करते हैं? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे। स्क्रीन पे किस तरीके का डैशबोर्ड होता है? कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं? मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, कौन सी टीवी स्क्रीन पे? बबीता? डैशबोर्ड बेसिकली आपका मतलब मेनली प्रोफाइल सेक्शन में होता है, जहाँ पे आपका समरी पूरा दिया होता है। हम्म। मैं तो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि डैशबोर्ड वर्ड कहाँ देखा है आपने यूज किया, राहुल? लेमैन, सर अगर किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जिसने एक्सेल नहीं पढ़ रखा, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब किसी बच्चे से अगर पूछेगा सर डैशबोर्ड क्या होता है तो वो क्या बताएगा? सर हम लोग जहाँ तक गाड़ी यूज करते हैं करेक्ट। उसके टाइम स्विचेस हाँ जो लगे होते हैं ड्राइवर हाँ के हाँ आसपास, हाँ आई थिंक हाँ। वैसे वही मैं डैशबोर्ड। सुनना चाह रहा था। कार कार में होता है ना डैशबोर्ड। कार या के डैशबोर्ड पे सारे कंट्रोल्स होते हैं। एसी का कंट्रोल होता है, साउंड का कंट्रोल होता है, स्पीडोमीटर होता है, पेट्रोल मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो गियर बॉक्स है वो होता है। मतलब यू कैन सी एवरीथिंग ऑन द डैशबोर्ड। ठीक है। जो भी चीजें हमारे को कार पे स्मूथली रन करने के लिए चाहिए होती है, ऑल दोज आर अवेलेबल इन अ डैशबोर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि डैशबोर्ड क्या होगा? देख, डैशबोर्ड एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है या एक ऐसा डिस्प्ले है जहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जब कभी कोई रेलवे स्टेशन पे गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, या बस स्टैंड पे गए हो, यस सर। तो जब हम
रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाते हैं और हमें ये देखना है कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो उसके लिए एक ही पैनल लगा हुआ होता है या 15-20 पैनल लगे होते हैं, उस पर अलग अलग ट्रेन का नंबर लिखा होता है? साइन बोर्ड जो होता है, सिग्नल डिस्प्ले बोर्ड, मतलब एक होता है या बहुत सारे होते हैं, रजिस्टर मल्टीपल? हाँ, सारे होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं सर। क्या होते हैं? मल्टीपल लगे होते हैं वो स्क्रीन्स। मल्टीपल स्क्रीन्स लगे होते हैं। अच्छा, मल्टीपल स्क्रीन्स पे डिस्प्ले जो आ रहा होता है वो सेम आ रहा होता है या अलग अलग आ रहा होता है? अगर चेंज मान होता रहता है मतलब। सेम ही होता है ना, तो मतलब अगर हम एक ही स्क्रीन लगा दे बड़ी सी, तो मल्टीपल डिस्प्ले की जरूरत नहीं होगी ना? नहीं। नहीं होगी, हाँ। मान लीजिए आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं, तो वेडिंग का एंट्रेंस जो होता है उसमें लिखा होता है कि मिस्टर एक्स बेट्स मिसेस वाई, बड़ा सा लिखा होता है, एक ही जगह पे लिखा होता है? सब जगह अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर में लिखा होता है कि हाँ, भूले ना लोग कि किसकी शादी में, एक ही जगह लिखा होता है ना? यस सर। मेन्यू कार्ड लेते हैं रेस्टोरेंट में, उसका जो भी आइटम्स है वो एक ही जगह पे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग जगह पे? आधा इधर है, आधा उधर है, आधा बाद में, एक ही जगह होता है। सो डैशबोर्ड इज सिमेंटिक। सिमिलर, डैशबोर्ड इज ऑल्सो सिमिलर, जहाँ पे हमको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही है। ठीक है, व्हाई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरी बिहाइंड दिस, बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड एंड हाउ वी हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड। जब आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाएगा तो हम इजीली चुटकियों में ये काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आप सोचेंगे कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, बनाना कैसे। अभी तो मैंने पिक्चर दिखा दी बनी बनाई। अगर ब्लैंक डेटा पे काम करना होगा तो हाउ वुड यू डिसाइड कि हाउ शुड आई स्टार्ट? स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ वी हैव अ बेस हियर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एक एक कॉलम को उठा के यहाँ पे हम इसको इसका कंसेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट डेटा लाइक विच आई हैव इज अ डेट। ठीक है, डेट है हमारे पास। तो डेट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक पीरियड है, तो हम किसी पीरियड का डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो एक हमारा वेरिएबल जो हो गया, एक बेस हो गया, वो पीरियड हो गया। दूसरा हमारे पास है लोन टाइप, टाइप ऑफ लोन, तो वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा हो गया रीजन, चौथा हो गया मैनेजर, और पांचवा हो गया प्रीवियस लोन। मतलब पार्टी ने जो पहले, अगर क्लाइंट ने कोई प्रीवियस लोन लिया है तो कितना लोन लिया है, कितना पे हो गया, कितना आउटस्टैंडिंग है। और ये सब जो मेजर्स, ये सब जो वेरिएबल्स हैं, ये सब एक ही चीज को डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक ही हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम है। वो कौन सा है? न्यूमेरिकल कॉलम कौन सा है हमारे पास? लोन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। लोन आउटस्टैंडिंग, करेक्ट, लोन आउटस्टैंडिंग। So what we need to understand is, we need to understand okay, how to distribute the data between what is क्या कहते हैं, qualitative and what is quantitative. I hope you are understanding. ठीक है, so once we have done this, now we can start planning our layout. ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समरी बना दें उसकी। तो मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि जब भी हमें एक ह्यूज डेटा को अगर समराइज करना होता है, सो व्हाट वी हैव टू क्रिएट, क्या बनाना पड़ेगा, बताइए? कल की पाइवेट। पाइवेट टेबल, वेरी गुड। So we have to create a pivot table. Pivot table is basically a summary table which summarize the data which clubs the common information. ठीक है, pivot table के 4 पिलर्स बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं? 4 पिलर्स ऑफ pivot table कौन कौन से हैं? 4 पिलर्स रोज मतलब, कॉलम्स और हाँ वेरी समराइजेशन, सॉरी वैल्यूज। करेक्ट। वैल्यूज और एक और है filter, फिल्टर। तो पहला filter, फिल्टर, हाँ, फिल्टर, रो, रोज, row, एंड column, वैल्यूज। value, तो इसको याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं FRCV। ठीक है, FRCV, फिल्टर, रो, कॉलम और वैल्यूज। ठीक है, नाउ व्हेन यू क्रिएट अ पिवट टेबल यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि व्हाट यू विल पुट वेयर। तो आप रो में क्या डालेंगे, कॉलम में क्या डालेंगे, वैल्यू में क्या डालेंगे, ये आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, फिर हम पिवट टेबल पे जाएंगे। तो मैंने जहाँ पे ये लिख दिया है उसके सामने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैल्यू में हम क्या लिखेंगे? व्हाट शुड कम इन द वैल्यू एंड व्हाट एक्चुअली कम्स इन द वैल्यू, ये कल मैंने बताया था, कल की क्लास में। वैल्यू में क्या चीज आती है? कम या काउंट। हाँ, number, एवरेज। number, नंबर्स, करेक्ट।
जो भी मेजर्स होते हैं या नंबर होते हैं वो वैल्यू में आ सकते हैं। वैल्यू मीन समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, वेरी गुड। तो वैल्यू में हम जो नंबर लिख रहे हैं, मेजर लिख रहे हैं, हमारे पास ऐसा कौन सा कॉलम है जिसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा है? विच कॉलम डू वी हैव इन आवर डेटा सेट विच हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू? लोन आउट लोन आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली एक चीज हमने डिसाइड कर ली कि वैल्यू वाला जो कॉलम होगा उसके अंदर हम रखेंगे लोन आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, ये हो गया डिसाइड। अब कॉलम पे आते हैं, तो कॉलम्स में क्या आएगा? टेस्ट हम्म, टेस्ट कॉलम में आएगा कोई भी वैल्यू जो कि क्वालिटेटिव है। ठीक है, जो क्वालिटी बता रही है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो डिफाइन करता है, जो आपके मेजर को डिफाइन कर रहा है वो। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम लोन टाइप रख सकते हैं, रीजन रख सकते हैं, मैनेजर रख सकते हैं कॉलम में। ठीक है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से लोन इशू कर रखे हैं, तो हम लोन कॉलम में लोन टाइप रख देंगे। तो आई एम पुटिंग लोन टाइप इन कॉलम। अब आता है हम रो पे। रोज में हम क्या रख सकते हैं? रो का मतलब क्या होगा? इट विल हैव अ मल्टी लेयर डेटा, तो एक के नीचे एक आएगा। तो हमने वैल्यू में डिफाइन कर दिया लोन आउटस्टैंडिंग रखेंगे, कॉलम में हमने डिफाइन कर दिया लो टाइम रखेंगे, और रो में हम क्या रख सकते हैं? रो में वी कैन हैव रीजन। तो रीजन वाइज कितना कितना आपने लोन इशू किया है वो आपका कहाँ पे आएगा? रोज में आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया है फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर में हम क्या रखें? और फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर का मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर सकते हो, वो हो गया फिल्टर। मैनेजर हाँ, तो हम मैनेजर को फिल्टर में रख सकते हैं कि किस मैनेजर ने कितने लोन किए थे, तो फिल्टर में आ जाएगा मैनेजर, जिसको हम फिल्टर फंक्शन में रखेंगे। और फिल्टर का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन और चॉइस, वी कैन चूज what do you want to keep। ठीक है, चलिए, now we have created this idea, now let us start creating a pivot table। तो to create a pivot table what you need to do is you need to first select the data। तो पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। what is the shortcut key to select the entire data? इंसर्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन what is the, पिवोट what is the shortcut कंट्रोल key to कंट्रोल शिफ्ट डाउन। कंट्रोल शिफ्ट डाउन? तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक और शॉर्टकट की ना, जिसमें कंट्रोल शिफ्ट डाउन अगर आप करते हैं तो अच्छा, आपको कंट्रोल ए। करेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन भी ठीक है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट भी करना पड़ेगा, तो रोज और कॉलम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कंट्रोल अगर ए दबा देते हैं तो सारा का सारा डेटा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट द डेटा, देन यू गो टू इंसर्ट, एंड इन द इंसर्ट द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू सी इज पिवट टेबल, और हम बोलेंगे पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। ठीक है, तो हमने टेबल सिलेक्ट कर रखी है ऑटोमेटिकली, उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे। अब टेबल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। अभी पूछ रहा है कि पिवट टेबल आपको नई शीट में बनानी है या एग्जिस्टिंग शीट में बनानी है? तो हम क्या जवाब देंगे? नई में बनानी है, एग्जिस्टिंग में बनानी है? नहीं में नई में। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक है, अगर आपने कोई पिवट टेबल की शीट के लिए एक पहले से शीट नहीं क्रिएट कर रखी तब तो हम नई शीट बोलेंगे। लेकिन जो मैंने आपको फाइल शेयर करी है उसके अंदर मैंने एक शीट पहले से बना दी थी पिवट टेबल के नाम से। So I already have a sheet where I want to insert the pivot table. So in my case, in this particular case, we will select existing worksheet। Existing worksheet का मतलब ये नहीं होता है जिस शीट में हम काम कर रहे हैं। वापस से मैं बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब वो नहीं होता है जो आपकी एक्टिव शीट है। हमारी एक्टिव शीट कौन सी है अभी? एक्टिव से डाटा डाटा शीट। डेटा शीट जो है हमारी एक्टिव शीट है। लेकिन हम इस शीट में पिवट टेबल नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि इस शीट में जगह ही नहीं है, इसमें ऑलरेडी डेटा है। तो हम एक नई शीट में बनाना चाहते हैं, लेकिन वो शीट मैंने पहले से बना रखी है, तो हम इसको बोलेंगे एग्जिस्टिंग शीट। और एग्जिस्टिंग शीट में उसको लोकेशन बतानी पड़ेगी कि कौन सी वाली शीट की आप बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल वाली शीट की, तो हम उस शीट पे जाएंगे क्लिक करके,
और वहां जाके कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया B2। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जूम कर रहा हूँ स्क्रीन को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज में टेबल आ रहा है, टेबल 1 जिसमें हमारा डेटा था, और जहां हमें उस पिवट टेबल को प्लेस करना है उसकी लोकेशन दिखा रहा है पिवट टेबल B2। तो ये पिवट टेबल वाली शीट की B2 सेल से पिवट टेबल बनाना चालू करेगा। अगर यहाँ तक ठीक है सब कुछ, तो हम ओके पे क्लिक कर सकते हैं। क्या हम ओके पे क्लिक कर दें? ओके। यस। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा एक लेफ्ट हैंड साइड में तो एक पैनल दिखाई देगा जिसमें कि एक रिपोर्ट बिल्डअप होगी, ब्लैंक है वो भी। और राइट हैंड साइड पे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जिसको आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। तो हम इसको लेफ्ट में फिक्स कर देंगे, ठीक है, इसको मूविंग नहीं रखेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स कर देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल हो गया जिसके अंदर से हम चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में वो उसका डिस्प्ले दिखाएगा। जो भी हम वैल्यूज फील्ड उठा के 4 पिलर में रखेंगे पिवट टेबल के, वो वैसी आपकी रिपोर्ट बिल्डअप होती जाएगी और वो बिल्डिंग जो बन रही है वो राइट हैंड साइड में डिस्प्ले होती जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? अच्छा। चलिए अब आगे ठीक। बढ़ते हैं। अब हमने ये डिसाइड किया था कि हम वैल्यू में क्या रखेंगे। लोन आउटस्टैंडिंग। तो मैं लोन आउटस्टैंडिंग को उठा रहा हूँ और ड्रैग करके ले आऊंगा वैल्यू में। तो जैसे ही मैंने लोन आउटस्टैंडिंग वैल्यू में रखा, आपको एक्सेल शीट पे क्या दिखाई दे रहा है? एक बहुत बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सा नंबर। और उसमें एक एरर भी दिखाई दे रहा है। एरर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो नंबर इतना बड़ा है कि वो कॉलम के अंदर नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोन है। 15 डिजिट से ज्यादा। हाँ, वो कितने 15 डिजिट से ज्यादा का है। तो अब इसको 15 डिजिट से ज्यादा के नंबर को अगर आपको नंबर कन्वर्ट करना है करोड़ में या लैक्स में, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस नंबर को अगर मुझे चेंज करना है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो मुझे देखना नहीं है, मेरे को तो करोड़ में देखना है लोन, ठीक है, अरब खरब में आ रहा है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को हम एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मैं इसको 1 करोड़ मतलब 7 जीरो से अगर डिवाइड करता हूँ तो ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर बन के आया पिवट टेबल से। पिवट टेबल से जो बन के आता है नंबर, उसको हम कैसे डिवाइड करें? तो हम नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं, और नंबर फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेट में हम बता सकते हैं कि इस नंबर को करना क्या है। तो नंबर के आगे डिवाइड करके हम लिख सकते हो 1 लाख, ठीक है। तो अगर आप जैसे ही ये करेंगे तो आपका नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या हम एक काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अभी हम फिलहाल नंबर को ऐसे ही रहने देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आप एक काम करिए, यहाँ पे 1 लाख 1 करोड़ लिख देते हैं। 1 1 2 3 4 5। ये आपने 1 करोड़ यहाँ लिख दिया, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके जो हमने नंबर पे टेबल वाला लिखा था उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फॉर्मेट पेंटर आ रहा है हमारे पास। इस नंबर को चेंज करने के बाद बस अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहला हम एक काम करते हैं, पहले पिवट टेबल बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस नंबर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसी नंबर के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें लोन टाइप हमने डिसाइड किया था हम कहाँ रखेंगे, कॉलम में, कि कौन कौन से लोन हमने इशू करे। अभी एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, टोटल लोन दिखा रहा है, हमें कौन कौन से लोन इशू करें अलग अलग देखना है। तो आप कॉलम में रख देंगे लोन टाइप को। जैसे ही आप कॉलम में रख देंगे लोन टाइप को, तो वो क्या करेगा, आपको दो तरह के लोन दिखा रहे हैं, एक तो होम लोन और एक पर्सनल लोन। मतलब जिस बैंक का डेटा हमारे पास है उसने दो ही तरह के लोन इशू करे हैं। एक तो होम लोन इशू किया है, उसका एक नंबर आ रहा है, और एक पर्सनल लोन इशू किया है, उसका एक नंबर आ रहा है, टोटल नंबर आ रहा है। अब ये देखना चाहते हैं आप कि कौन सी कंट्री में कितने लोन इशू हैं। तो कंट्री वाला कॉलम का नाम क्या है? रीजन। रीजन। उस रीजन को हम कहाँ रखेंगे? उस रीजन को हम कहाँ रखेंगे? जगह कहाँ बची है? वैल्यू में आउटस्टैंडिंग आ गया, कॉलम में लोन टाइप आ गया, अब कौन सी जगह बची है हमारे पास? कौन सी जगह बची है हमारे पास? वो
रोज में तो रख सकते हैं, हाँ, रोज में तो रखिए। रोज में रख सकते हैं, ऑब्वियसली रोज में जगह बची थी। तो अब आप देखेंगे कि अब आपको रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूएई, यूएस। और आपको उसके सामने होम लोन और पर्सनल लोन और ग्रैंड टोटल दिखाई दे रहा है। मतलब ब्राजील में आप देखेंगे कि कोई होम लोन इश्यू नहीं हुआ है, सारे के सारे पर्सनल लोन है। चाइना में दोनों है, फ्रांस में दोनों है, इंडिया में दोनों है, पाकिस्तान में भी कोई होम लोन नहीं है, रशिया में दोनों है, यूएई में, यूएस में है। ठीक है। तो ये हमारा जो पिवट टेबल है, अब इसमें तीन वैल्यूज आ गई। कॉलम में लोन टाइप आ गया है, रीजन में, रोज में रीजन आ गए, और वैल्यूज में आ गए लोन आउटस्टैंडिंग। अभी एक पिलर जो है, एक सेगमेंट जो है पिवट टेबल का, वो खाली है। कौन सा है वो खाली वाला पार्ट? कौन सा है पिवट टेबल का? हाँ, कॉलम। होम लोन। अरे भाई, कॉलम में तो लोन टाइप लिखा हुआ है ना, रीजन में रोज में रीजन लिखा है, खाली कौन सा एरिया है दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे आपको? फिल्टर। हाँ, तो सिंपल सा तो आंसर है, तीन चार एरिया हैं, कॉलम, रोज, वैल्यूज और फिल्टर, तीन हमने भर दिए, तो खाली कौन सा रहा? फिल्टर से। हाँ, तो बस फिल्टर आंसर देना। फिल्टर में हम किसको रख रहे हैं? मैनेजर, ये हमने डिसाइड कर रखा है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, इसलिए ही मैंने आपको थ्योरी बताई थी पहले, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो हमने जहाँ डेटा था उसके पास हमने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि हमारा जो डैशबोर्ड बनेगा वो कैसे बनेगा। तो हमने फिल्टर में डिसाइड किया था मैनेजर रखेंगे, रोज में हम रीजन रखेंगे, कॉलम में हम लोन टाइप रखेंगे, और वैल्यू में हम आउटस्टैंडिंग रखेंगे, लोन आउटस्टैंडिंग। जब आप ये कर लेंगे सब कुछ, तो उसके बाद आपका ये पहला पिवट टेबल बन गया है। इसमें आपने मैनेजर को रखा है फिल्टर में। अब मैनेजर अभी ऑल दिखा रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे मैनेजर के नाम आ रहे हैं। मुझे देखना है कि अभिषेक जो मैनेजर है उसने कितना काम किया है, उसने कितने लोन इशू करवाए हैं। तो आप ओके कर देंगे। अब आपको लोन के अमाउंट दिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि यार ये अमाउंट तो ठीक है, मुझे तो नंबर ऑफ लोन से मतलब कि उसने कितने लोन इशू किए हैं। नंबर ऑफ लोन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे अभी हमारे? अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? सिर्फ लोन का अमाउंट दिखाई दे रहा है क्या? कितने लोन इशू हुए हैं, नंबर ऑफ लोन ये दिखाई दे रहे हैं? ये दिखाई दे रहे हैं कितने लोन इशू हुए हैं? नहीं सर, ये तो नहीं है। नहीं दिख रहे हैं ना? तो ये कैसे नहीं सर। दिखाई देंगे? ये कैसे दिखाई देंगे? जब हम, काउंट लगा देंगे। हाँ, काउंट लगा देंगे। अब काउंट कैसे? मुझे मान लीजिए टोटल लोन का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे तो नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पिवट टेबल जो हमने पिवट टेबल बनाई है उस पे राइट क्लिक करेंगे, और आप जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे। क्योंकि वैल्यू फील्ड में से ही आपको वैल्यू को समराइज करने का मेथड मिलेगा। अभी हमने वैल्यू को कैसे समराइज कर रखे हैं, उसका सम लेके। अब हम सम नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? काउंट। तो आप सम की जगह सिर्फ काउंट पे क्लिक कर देंगे, और आप देखेंगे कि आपको काउंट दिखना चालू हो जाए। क्या आपको काउंट नजर आ रहा है? काउंट नजर आ रहा है? यस और नो? यस सर। राहुल? यस सर। हाँ, तो यस नो तो बोल सकते हैं। और हाँ, एक्टिव रहो सब लोग। ठीक है। तो अब हमें काउंट दिखा, ये कैसे हुआ पता पड़ा? कैसे किया मैंने ये? और ये सब टेबल जो आप एरिया को देख रहे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक। हाँ, ये सब जो देख रहे हो, ये क्लास खत्म होने से पहले आपको बना के मुझे फोटो भेजनी है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ और तुम लोग साथ में कर पाओ। साथ में नहीं भी यस सर। करो तो बाद में करके, लेकिन मुझे भेजना है। ठीक है। तो हमने पिवट टेबल बनाई, और यहाँ पर हमारे पास रोज में सारे कंट्री के नाम आ गए, और कॉलम में हमारे पास लोन टाइप आ गया, होम लोन और पर्सनल लोन, यहाँ पे काउंट आ रहा है। ठीक है। अब ये पिवट टेबल है, इस टेबल को हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है, और इस टेबल को हम थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले काम जो है वो हेडिंग्स ठीक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है काउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग। मुझे ये नहीं शो करना है कि काउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, मुझे पता है कि अकाउंट है, नंबर है। तो हम लिखेंगे सिर्फ लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग। और जहाँ रोल लेवल लिखा हुआ आ रहा है, रोल लेवल लिखा हुआ आ रहा है, लोन आउटस्टैंडिंग इन
मान लीजिए डॉलर है तो डॉलर लिख देते हैं। तो रो लेबल्स में हम लिख देंगे रीजन, क्योंकि ये रीजन का नाम है। रीजन ऑब्लिक कंट्री कर सकते हैं हम। और जो कॉलम लेबल्स लिखवा रहा था, उस कॉलम के लेबल को हम लेबल दे देंगे, और लेबल में क्या लिखेंगे, लोन टाइप, क्योंकि ये दिखा रहा है कि किस टाइप का लोन है। ठीक है। ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल ठीक है ही, रो में भी आ रहा है कॉलम में भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, इस टेबल को कस्टमाइज कर दिया। दूसरी चीज मैंने आपको कल बताई थी कि हम उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। हम पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, इसका कलर, इसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हो। तो आप डिजाइन पे जाएंगे, और डिजाइन पे जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी एक अच्छी सी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लग रही है। मैं ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारी पिवट टेबल जो है वो थोड़ी सी और अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये पहली पिवट टेबल होगी। अब पिवट टेबल का रूल क्या होता है, थोड़े से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखेंगे कि आपने जब ये बनाना सीख लिया है, अब आप ये सीखेंगे कि पिवट टेबल को मैनेज कैसे करते हैं या ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा। तो हम इसका नेम लिख देंगे, इस पिवट टेबल का नाम देंगे हम लोन आउटस्टैंडिंग बाय रीजन एंड टाइप। ठीक है। एंड ऑल्सो बाय मैनेजर। तो ये तीन चीजों के बेसिस पे हमें लोन आउटस्टैंडिंग की इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, रीजन, टाइप और मैनेजर। तो हमने इस पिवट टेबल का एक हेडिंग दे दिया कि इस पिवट टेबल में आपको क्या डेटा दिखाई देगा, आपको डेटा दिखाई देगा लोन आउटस्टैंडिंग, जो कि रीजन वाइज है, टाइप वाइज है और मैनेजर वाइज भी है। ठीक है। तो आपकी हेडिंग से आप उसके डेटा को आइडेंटिफाई, कोई भी इस पिवट टेबल को देखेगा वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि पिवट टेबल में है क्या, हमें इसे स्टडी कैसे करना है। दूसरा काम हम करेंगे, इस पिवट टेबल को एक नाम देंगे। नाम इसलिए देंगे क्योंकि जब भी हमें इसको रेफर करना होगा, तो वी शुड नो व्हाट इज दिस पिवट टेबल कॉल्ड। तो जब आप पिवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आता है। इस पिवट टेबल एनालाइज में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा पिवट टेबल नेम। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पिवट टेबल नेम, उसके अंदर क्या नेम दिखाई दे रहा है अभी? पिवट टेबल 1। हाँ। इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे एलओ। एलओ का मतलब होता है लोन आउटस्टैंडिंग। ठीक है। एलओ के आगे लिखेंगे हम एलो पे आर। क्या? हाँ। एलो पे क्या मतलब बता आपने? लोन आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म बता दिया हमने लोन। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें किसी को बताना नहीं है नाम, हम खुद की मेमोरी के लिए नाम रख रहे हैं। तो मैं इसका एक्रोनिम बना रहा हूँ, LORT, लोन आउटस्टैंडिंग बाय रीजन टाइप एंड मैनेजर। ठीक है। LORTM। ठीक है। तो ये मैंने रखा है, आप अपना कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो ये पिवट टेबल हमारी पहली तैयार हो गई है। अब हम इसी पिवट टेबल को कॉपी करके दूसरी पिवट टेबल्स बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये देख रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके से डेटा को समराइज कैसे कर सकते हैं। ये पहला तरीका था, ये पहली पिवट टेबल थी जिसमें हमने रीजन लिया, टाइप लिया और मैनेजर लिया। अभी तक हमने डेट नहीं लिया है, अभी तक हमने फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया है। अब जो सेकंड पिवट टेबल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, इसका नाम, इसका नंबर दे सकते हैं 1। तो इसको हम लिखेंगे PT1। PT का मतलब क्या हुआ? पिवट टेबल। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करते रहना। ठीक है। तो ये PT1 मतलब पिवट टेबल 1। फिर आएगा PT2। PT2 का मतलब क्या हो गया, पिवट टेबल 2। तो पिवट टेबल 2 जो है, उसमें ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन होगी वो पिवट टेबल 1 से यूनिक होगी, तभी वो हम पिवट टेबल 2 बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे लोन आउटस्टैंडिंग बाय पीरियड। लोन आउटस्टैंडिंग बाय पीरियड। अब पीरियड जो है वो क्या हो सकता है, ईयर भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है। ठीक है। या क्वार्टर भी हो सकता है। तो आप इसको तीनों लिख देंगे, हम ईयरली, क्वार्टरली और मंथली डेटा दिखा रहे हैं। डेज में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वो डिटेल्ड हो जाएगा, हमें समरी रखनी है। तो सेकंड पिवट टेबल बनेगी जिसमें कि आपको लोन आउटस्टैंडिंग का पीरियड दिखाई देगा। तो अब आप क्या करेंगे, हमने पिवट टेबल कॉपी कर ली थी। अगर आप कॉपी नहीं करते हैं तो आप नई पिवट टेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, अब एक नई पिवट टेबल बनाएंगे। नई पिवट टेबल बनाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा बताओ, पहला स्टेप क्या था? पिवट टेबल बनाने का पहला स्टेप क्या था? सिलेक्ट सिलेक्ट द टेबल। द डेटा बाय
pressing which key? कंट्रोल ए। कंट्रोल प्लस Control A. Very good. Then you will go to insert, and insert में pivot table. Now there is a shortcut key to go to insert also. Alt N. Alt की जब प्रेस करते हैं तो सारी शॉर्टकट कीज एक्टिवेट हो जाती है। ऑल्ट की जब प्रेस करते हैं तो सारी शॉर्टकट की एक्टिवेट हो जाती है। और इंसर्ट के नीचे कौन सी शॉर्टकट की दिखाई दे रही है आपको? एन। फिर प्रेस एन। तो हम इंसर्ट टैब में आ गए। हम होम टैब में थे, हम होम से इंसर्ट में आ गए। अब इंसर्ट में पिवट टेबल के नीचे कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ दिख रहा है? डी। वी। तो हमने दबाया ऑल्ट, फिर हम रुके, फिर ऑल्ट के बाद हमने दबाया एन, तो हम इंसर्ट में आ गए। अब इंसर्ट से हम वी दबाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पिवट टेबल के ड्रॉप डाउन में पहुंच गए हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब कि एक मेन्यू खुला है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो इसमें से हम कौन सा मॉडल, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? पहला है टी। फ्रॉम टेबल और रेंज फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा। हमारे पास टी, क्योंकि हमारे पास टेबल ऑलरेडी है जो सिलेक्टेड है, तो हम टी दबाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अभी तक कितनी शॉर्टकट कीज दबाई है और कौन कौन सी हैं, तो क्या आंसर दोगे? अल्ट अल्ट एन डी टी। वेरी गुड। चार ऑल्ट एन वी टी, और ये पिवट टेबल का बॉक्स खुल गया है, ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि टेबल बताइए। टेबल तो हमने टेबल 1 सेलेक्ट कर रखी थी। अब फिर से पूछ रहा है कि नई शीट में बनाएं या एग्जिस्टिंग शीट में बनाएं, तो एग्जिस्टिंग शीट ही सेलेक्ट करेंगे। और उस शीट का नाम क्या है? पिवट टेबल। पिवट टेबल वाली शीट पे जाएंगे और जहां हमने PT2 लिखा था उसके नीचे वाले का सेल का रेफरेंस दे देंगे कि भैया यहां से बनाना चालू कर दीजिए। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है तो ओके दबा देंगे। ओके दबाएंगे तो फिर से आपको एक ब्लैंक लेआउट आ जाएगा पिवट टेबल का। अब इस ब्लैंक लेआउट में हमें चीजें उठा के रखनी है। तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होगी? लोन आउटस्टैंडिंग उठा के वैल्यू में रख देंगे, क्योंकि ये तो हमेशा वैल्यू में ही जाना है। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम ईयर वाइज डेटा देखेंगे। तो ईयर वाइज देखने के लिए आप ईयर को उठा के या तो आप रो में रख सकते हो या कॉलम में रख सकते हो। तो कहाँ रखें हम? कॉलम में। कॉलम में। कॉलम में रखना इसलिए अच्छा है क्योंकि आप कॉलम में कंपैरिजन इजीली कर पाते हो। 2017 का डेटा है, 18 का डेटा है, 19 का डेटा है। 3 कॉलम में अगल बगल में आएगा तो आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। अब जब रो में, कॉलम में हमने रख दिया लोन आउटस्टैंडिंग बाय ईयर, तो रो खाली है अभी तक। रो में क्या रखें? रो में क्या रखें? रीजन। हाँ, रीजन। रीजन। हाँ, अगर हम रीजन रखते हैं तो हमारे को ये दिखाएगा कि कौन से रीजन में कौन से ईयर में कितने लोन इश्यू हुए थे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? कौन से रीजन में कौन से ईयर में कितने लोन इश्यू हुए हैं, ये कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये हमारे को रीजन को रोज में रखने से दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कोई बोलता है सर हम उसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, हम रख देते हैं ईयर को रीजन रोज में और रीजन को रख देते हैं कॉलम में। तो रख के देखिए फिर क्या होता है, देखिए। तो इसको मैं स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं रीजन को उठा के रख रहा हूँ कॉलम में और ईयर को उठा के रख रहा हूँ रो में। अब आप खुद ही बताइए कि पहले वाली पिवट टेबल ज्यादा अच्छी लग रही थी या ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही पहले। पहले वाला। थी? पहले वाली, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखिए, एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसमें आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो सारा का सारा, फ्री में बिल्कुल, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूट्यूब वाला आपको ये सिखाता है कि इस फंक्शन को ऐसे यूज करोगे इससे ये बन जाएगा। लेकिन वो आपको कभी भी ये नहीं सिखाएगा या उतना डिटेल में नहीं सिखाएगा कि आपको ये पर्टिकुलर चीज यहीं क्यों रखनी है, वहां क्यों नहीं रखनी, वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा। वो आपको खुद की बुद्धि लगानी है कि ये इसने ऐसे क्यों किया। क्योंकि जब भी आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो आप उसकी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, या वो जो बता रहा होता है वही फॉलो कर रहे होते हैं। आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकें कि आपने ये स्टेप ऐसे ही क्यों किया।
लेकिन जब हम लाइव क्लास में आते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि सर आप ऐसे ही क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो ऑप्शन कोई ऑप्ट नहीं करता है या कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है ना। इसलिए मैं खुद से ही क्वेश्चन बना के आपको आंसर दे देता हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा दिमाग में तो मैं ही पुट अप कर देता हूँ कि हाँ ये अगर ऐसे होता तो ऐसे भी हो सकता था, ताकि हमारे को समझ में आए। क्योंकि हमें चीजें सीखनी तो है लेकिन रटनी नहीं है। अगर आप चीजें रटोगे तो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, और अगर चीजें समझोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। और फिर कोई भी तरीके का डेटा आ जाए, क्योंकि डेटा तो कॉमन डेटा नहीं होता, मैंने सैंपल डेटा लिया है। आप जिस कंपनी में काम करोगे हो सकता है उसमें अलग तरह के डेटा हो। अब उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपको खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज रो में डालूं, कौन सी चीज कॉलम में डालूं, और कौन सी चीज कहाँ पे अच्छे से एनालाइज हो पाएगी। इसके लिए यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। ठीक है। तो हम इसको वापस से कर देते हैं। रोज में आएगा रीजन और कॉलम में आएगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड पिवट टेबल तैयार होगी, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए इसको में भी यही करना होता है कि नंबर नहीं देखना है हमारे को, लोन का अमाउंट नहीं देखना, नंबर देखना है। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप वैल्यूज में जाके जहाँ सम ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। और अब यहाँ पे सम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, काउंट। जैसे ही आप काउंट यूज करेंगे, क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे भी नंबर दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? सर हम लोग अलग अलग पाइवट टेबल क्यों ये कर रहे हैं सर, मतलब ये पीरियड तो हम लोग ऊपर भी डाल सकते हैं ना। एक बात बताइए कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए चार सब्जी बनी है, तो चार सब्जी अलग अलग कटोरियों में लोगे चार, या एक ही कटोरी में चारों सब्जी मिक्स करके खा लो? अलग हम्म। अलग अलग। क्यों, एक ही में तो अलग अलग। पेट में जाके तो सब मिक्स ही होना है। तो क्यों ना एक ही साथ खिचड़ी बना दिया जाए और उसको खा लें खिचड़ी की जैसे। आंसर मिल गया तुम्हारे क्वेश्चन का? सर अंडरस्टूड। यस। प्रेजेंटेशन बेटर। प्रेजेंटेशन मैटर्स, दूसरा पर्पस ऑल्सो मैटर। हम एक बार में अलग अलग सब्जी अलग अलग कटोरी में इसलिए लेते हैं क्योंकि वी वांट टू हैव अ टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जी। अगर आलू का सब्जी है तो आलू का टेस्ट आना चाहिए, अगर बैंगन का है तो बैंगन का आना चाहिए, अगर पनीर का है तो पनीर का आना चाहिए। सब मिला दोगे, मिक्स कर दोगे एक साथ, तो कौन सा टेस्ट आएगा? तो जब हमारे पास डेटा अलग अलग है, डेटा का टाइप अलग है, डेटा का कॉम्पोजिशन अलग है, डेटा का पर्पस अलग है, तो आप उसको मिक्स करके एक साथ एक ही टेबल में कैसे बना दोगे? और एक ही टेबल में अगर दे देंगे तो क्या हम उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे एक साथ इतना सारा डेटा? हम्म। सर अगर एक साथ ही चार रोटी ला के रख दी जाए कि थाली में, कि चार रोटी खाते हो ना, ये एक साथ ला के रख दी, खा लो इसको, तो वो बेटर है या एक एक करके आती जाए वो ज्यादा बेटर है? एक एक ना। इसलिए हम सारा डेटा एक ही टेबल में नहीं रख रहे, हाँ एक ही साथ सारा डेटा नहीं रख रहे टेबल में, क्योंकि खिचड़ी बन जाएगी, कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। और हम अभी सीख रहे हैं, अभी हम प्रो लेवल पे नहीं है। जब आप प्रो लेवल पे हो जाओगे तो आप कितना भी बड़ा डेटा एक ही टेबल में आप मैनेज कर सकते हो। यू आर अ बिगिनर। तो जब पहली सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो हम चौथी पे जंप नहीं कर सकते ना, हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हम पहला टेबल ये बना रहे, पहले हमें जब समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इतनी सारी टेबल बनती हैं, और इस टेबल में ये डेटा है, इस टेबल में ये डेटा है, इस टेबल में ये डेटा है, उसके बाद हम एक मास्टर जंबो टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सारा डेटा होगा। बट उसमें अभी बहुत टाइम है, वो आज की क्लास में नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे भी कर दिया, इसको हमने फॉर्मेटिंग भी कर दी, इसको हमने ठीक कर दिया। अब देखिए ऊपर वाली जो पिवट टेबल है और जो नीचे वाली पिवट टेबल है, उसमें से सुंदर कौन सी दिख रही है दोनों में से? ऊपर वाली पिवट टेबल और जो नीचे वाली पिवट टेबल है, उसमें से प्रेजेंटेबल कौन सी लग रही है, प्रेजेंटेशन किसका अच्छा लग रहा है, हुलिया किसका अच्छा लग रहा है? सर ऊपर वाली ज्यादा अच्छा है।
ऊपर वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि हमने उसको कस्टमाइज, टेबल बनाया डिजाइन। है। हमने उसको टेबल बनाया, हमने उसको फॉर्मेट किया है। अब इसी फॉर्मेटिंग को आप नीचे अप्लाई करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट प्रिंटर लोगे, उस पर क्लिक करोगे और नीचे वाली पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ये जो पिवट टेबल है इसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। इसका फॉर्मेट जो है, पूरी टेबल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएगी और नीचे वाली टेबल पे पूरी टेबल सिलेक्ट करो और उस पर पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर इससे फॉर्मेटिंग नहीं चेंज हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे, यू विल गो टू एनालाइज पिवट टेबल डिजाइन, और डिजाइन में जाके, हमें याद है आपने यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, वही सेम डिजाइन हम यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। यू कैन चूज अ डिफरेंट कलर ऑल्सो, अगर आपको अलग अलग वैरायटी की टेबल रखनी है, अलग अलग शेड्स की रखनी है, तो आप अलग अलग कलर भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, इससे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस? समझ में आया? यस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक टेबल और बनाएंगे आज, ठीक है, और उसके बाद दो चार्ट्स बनाएंगे और कल कंटिन्यू करेंगे इसको, क्योंकि एक दिन में ही खत्म नहीं होगा टॉपिक। PT3, पिवट टेबल 3। PT3 में क्या होगा, अब देखिए हमारे पास जो डेटा था हमने उसको यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया, कि हमने ये निकाल लिया कि कितने लोन सैंक्शन हुए हैं, होम लोन कितने थे, पर्सनल लोन कितने थे, ये हमने देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया कि कौन सी ईयर में कितने लोन हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑन और कौन सा मेजर है जो हम तीसरे टेबल में ले सकते हैं, बताइए। आपने मैनेजर वाइज कोई भी डेटा नहीं बनाया ना, अभी मैनेजर को तो हमने कहाँ रखा था, फिल्टर में रखा था पिछली वाली टेबल में। अभी इसको फिल्टर में से भी हटा देते, तो अभी हमने मैनेजर को यूज नहीं किया है पिवट टेबल में। तीसरी पिवट टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोन आउटस्टैंडिंग बाय रीजन एंड मैनेजर रखेंगे। ठीक है, तो लोन आउटस्टैंडिंग बाय रीजन एंड मैनेजर, तो हमें देखना है कि किस रीजन का कौन सा मैनेजर इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसको सिंपल करने के लिए, क्योंकि हम अब सीख चुके हैं, तो हम डोंकी वर्क नहीं करेंगे, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। we will copy this pivot table which we had created before and we'll paste it down। ठीक है, और उसमें से सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देंगे। तो हमें लोन आउटस्टैंडिंग तो रखना ही है, रीजन भी रखना है, लेकिन ईयर की जगह पे हम क्या चाहते हैं, ईयर की जगह पे हम चाहते हैं मैनेजर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैनेजर काफी सारे हैं और रीजन काफी कम है। तो जब हमने रीजन को रो में रखा तो सिर्फ 5-6 रो में डेटा आ रहा है, लेकिन कॉलम बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं दिख रहा कुछ। अब मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। तो स्वैप करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैनेजर को रखता हूँ रो में और रीजन को रखता हूँ कॉलम में। अब ये टेबल कैसी दिख रही है, अब ठीक दिख रही है, पहले से बेटर दिख रही है? यस और नो? यस। यस। वाई यस? क्योंकि हमने, हमें ये भी देखना होता है कि कौन से फील्ड में कितना डेटा है। तो जिस फील्ड में ज्यादा डेटा होगा उसको आप रो में रखेंगे, और जिस फील्ड में कम डेटा होगा उसको आप कॉलम में रखेंगे, क्योंकि कॉलम हमेशा वर्टिकली स्प्रेड होते हैं और रोज हमेशा हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती है। तो वर्टिकल हमारे पास जो जगह होती है ना एक्सेल में, वो कम होती है, क्योंकि वो एक पेज से दूसरे पेज में चली जाएगी। आप जब भी कोई ऐसे लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो आप लेंथ को नहीं देखते, आप हमेशा क्या विड्थ देखते हैं कि कितना बड़ा मैटर है। अगर मुझे हेडिंग डालनी है तो मैं छोटा छोटा लिखूं ताकि वो एक ही पेज पे आ जाए, क्योंकि पेज खत्म होंगे तो आगे का आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लिखना पैराग्राफ, तो नीचे कितना भी चले जाए हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा रो और कॉलम का भी सही डिसीजन होना चाहिए। तो सेकंड जो हमारा पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि डेटा कितना बड़ा है और किस में ज्यादा है डेटा, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ मैनेजर और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रीजन। तो मेरे पास मैनेजर वाइज रीजन वाइज सेल्स आ गई कि किस मैनेजर ने किस रीजन में कितने लोन सैंक्शन किए। ये 3 पिवट टेबल मैंने बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पिवट टेबल के करस्पॉन्डिंग चार्ट्स भी बना देंगे। ठीक है, चार्ट्स बना देंगे करस्पॉन्डिंग। फिर कल हम देखेंगे कि इससे डैशबोर्ड कैसे बनेगा। तो पहला पिवट टेबल सिलेक्ट करूंगा मैं, और उसके बाद हम जाएंगे एनालाइज पिवट टेबल में, और एनालाइज पिवट टेबल में आपको दिखेगा एक ऑप्शन, या आप इंसर्ट में जाएंगे और आपको इंसर्ट में ऑप्शन दिखेगा रिकमेंडेड चार्ट्स।
या पिवट चार्ट। रिकमेंडेड चार्ट में चले जाइए और ये बता रहा है कि जो आपने डेटा सेलेक्ट करा है उसके लिए क्लस्टर कॉलम चार्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप बार चार्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बार चार्ट ले लेते हैं और मैं बार चार्ट को ओके कर देता हूँ। तो पहला चार्ट हमारे पास बन के आ गया है और इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है जो रीजन्स हैं वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, रीजन्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, रोज में, मतलब वाई एक्सेस पे। और एक्स एक्सेस पे क्या दिखाई दे रहा है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं सर ये वाला ठीक नहीं लग रहा, तो आप इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा। जब आप इंसर्ट चार्ट में जाएंगे, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आएगा, वापस से आप रिकमेंडेड चार्ट पे जा सकते हैं और रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाने के बाद यू कैन सेलेक्ट द कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कर लेते हैं, कॉलम चार्ट क्योंकि बहुत बेसिक चार्ट है जो कि ज्यादातर यूज आता है, तो हम उसी को रख लेते हैं। तो हम कॉलम चार्ट पहले वाले में सिलेक्ट कर लिया और अब आपको दिखाई दे रहा है कि किस कंट्री में कितने लोन इशू हुए हैं, और ये होम लोन और पर्सनल लोन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है और राइट हैंड साइड में चार्ट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होम लोन हुए हैं, तो आंसर क्या होगा बताओ, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा होम लोन हुए? चाइना। 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 अब जब तुमने चाइना आंसर दिया आप लोगों ने, तो आपने टेबल में से नंबर देख के आंसर दिया या चार्ट में से बार देख के आंसर दिया? चार। चार। चार्ट देख। चार। चार। क्यों, टेबल भी तो वही थी, फिर टेबल पे नजर क्यों नहीं गई? या टेबल पे नजर गई फिर चार्ट पे गई फिर देखा कि चार्ट में इजीली दिखना है, किसमें से आंसर टेबल में तो सर ढूंढना पड़ेगा ना सर, और चार्ट में विजिबल है। हाँ, टेबल में ढूंढना पड़ता है और ढूंढने के बाद मिल तो जाता है लेकिन नंबर मिलता है, उसके पास वाले नंबर को देखना पड़ता है, दोनों नंबर को कंपेयर करना होता है और फिर देखना पड़ता है कि नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है या कम है। लेकिन ये काम आपको चार्ट में इजीली हो जाता है क्योंकि चार्ट जो है वो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको बताता है कि बार की लेंथ, आप देखिए कौन सा ज्यादा ऊंचा बार है, जो ऊंचा है बस वही सबसे ज्यादा लोन है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर अगर टेबल ज्यादा लंबी है बड़ी है तो उसमें भी टाइम लगता है कैलकुलेट में। हाँ, टेबल अगर बहुत बड़ी है तो भी बहुत टाइम लगेगा, तो चार्ट इजीली आपको बता देता है कि आप चार्ट देख के बता। अच्छा, अब आप ये बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें कि होम लोन है ही नहीं, कौन कौन सी ऐसी कंट्री जिसमें, ब्राजील, पाकिस्तान। तो अब तुरंत पाकिस्तान है बता सर। दिया, तुरंत पाकिस्तान और आपने बता ब्राजील। दिया। हाँ, पाकिस्तान और ब्राजील, क्यों? क्योंकि वहां पे दो बार की जगह आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत कम लोन है, दोनों ही लोन बहुत कम है? फ्रांस और यूनाइटेड अरब। हाँ, फ्रांस और यूनाइटेड अरब। तो हम अब टेबल की तरफ देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ चार्ट में देख के ही आंसर कर रहे हैं, जबकि चार्ट में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, चार्ट में सिर्फ डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ बार बने हुए हैं। तो यही कारण होता है, इसीलिए डेटा विजुअलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट या इज इन डिमांड, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स टू सेव टाइम एंड गेट द रिजल्ट। आप टेबल देख के भी सेम एनालिसिस करोगे जो चार्ट देख के करोगे, तो जो आसान है और जो इफेक्टिव है हम वो क्यों ना करें। इसलिए चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट, इसलिए चार्ट बनाना सीखना इंपॉर्टेंट है, और इसको डायनेमिक कैसे बनाते हैं वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल की क्लास में होगा। अब सेकंड टेबल पे फटाफट दूसरा चार्ट बनाते हैं, तो सेकंड टेबल को सिलेक्ट करोगे और फिर रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाओगे, और इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, हम बार चार्ट ले सकते हैं, इसमें बार चार्ट ले लेते हैं हम क्योंकि एक वैरायटी हो जाएगी। ठीक है, अब आप बार चार्ट देखेंगे तो कॉलम और बार में बस यही फर्क होता है कि कॉलम वर्टिकल होते हैं और बार जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन करते नहीं हो वैसे, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि आप ये बताइए कि हमें कब क्या चार्ट यूज करने की कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉलम चार्ट कब काम में लेना है और बार चार्ट कब काम में लेना है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे? हमने दोनों चार्ट बनाए, तो कौन से वाले में कौन सा चार्ट बेटर रहता, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कॉलम है, ये बार है, इसको भी मैं कॉलम चार्ट बना सकता था लेकिन मैंने बार चार्ट बनाया है। मल्टीपल है इसीलिए।
जब आपके पास रो में डेटा ज्यादा हो, जब आपके पास रो वाइज डेटा ज्यादा मतलब कैटेगरी बहुत सारी हो, तो आप कॉलम चार्ट बनाएंगे ना, तो चार्ट वही मैंने बात करी थी ना, पेपर से बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 20 कंट्रियां होती, तो 20 कंट्री के 20 बार बनते, ठीक है। तो हम 20 बार को एनालाइज करने के लिए वर्टिकली बहुत सारे स्पेस कंज्यूम करेंगे, लेकिन अगर अपन हॉरिजॉन्टली करेंगे तो 20 लाइन ही कंज्यूम होगी ना, सिर्फ सामने सामने बार दिखाई देंगे और हम इजीली उसको ट्रैक कर पाएंगे। अब इस बार की लेंथ देख के आप बता सकते हो ना कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा लोन हुए हैं, बताइए। चाइना। कौन से ईयर में बात कर रहा हूं मैं? 17 18, 2017। 17 18, हाँ 17 करेक्ट। 17 18। हाँ क्यों? क्योंकि 17 18 का कलर देखा ऑरेंज, और ऑरेंज वाला बार देखा, ऑरेंज वाला बार सबसे ज्यादा था। सबसे ईयर में कौन सी ईयर में सबसे कम लोन हुए हैं? 2018। 18 19, क्योंकि वो ग्रे कलर, चाइना को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में सबसे कम लोन उसी साल में हुए हैं, ठीक है। तो ये, 18। हाँ 18 वाले, तो हम इसको देख के एनालाइज कर सकते हैं। तीसरा है मैनेजर वाला। अब देखो मैनेजर बहुत सारे हैं और रीजन भी बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी तरह का चार्ट लोगे, कॉलम या बार, तो दोनों बल्कि चार्ट बनेंगे, ठीक है। हम बना के देख लेते हैं। तो आप चाहेंगे इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। देखो यहाँ पर इतनी सारी लाइनें दिखा रहा है, अगर हम कॉलम चार्ट लेते हैं। अगर आप बार चार्ट लोगे तो भी इतनी सारी लाइनें दिखाएगा। एरिया चार्ट लेंगे तो भी ऐसे दिखाएगा, ठीक है। स्कैटर प्लॉट और तो हम ले नहीं सकते। पाई चार्ट लेते हैं अगर हम, ठीक है। तो पाई चार्ट में क्या होगा? पाई चार्ट तभी काम में आता है जब आपके पास लिमिटेड डेटा हो, जब आपके पास लिमिटेड डेटा हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत अनलिमिटेड डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो आप पाई चार्ट भी काम में नहीं ले सकते हो। वो कॉम्बो कर रहे हैं। हाँ, कॉम्बो जो लास्ट में कॉम्बो। नीचे जो है। कॉम्बो का मतलब होता है दो चार्ट मिला के एक साथ आप एक चार्ट बना रहे हो, ठीक है। तो ओके। कॉम्बो कब काम में आता है? जब हमको ग्रोथ दिखनी है या और कुछ देखना है। यहाँ पे हमको सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल सा वी विल सेलेक्ट अ कॉलम चार्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल वही चार्ट काम में आएगा हमारे पास, ठीक है। हम चाहते तो पाई चार्ट ले लेते, लेकिन अगर कम मैनेजर होते तो। अब देखो मैनेजर के नाम दिखाई दे रहे हैं और आपको उसके लेंथ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किस मैनेजर ने कितना वो इशू लोन इशू किया। अभी पतले पतले बार आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बार की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें जाएंगे और यहाँ से आप एक चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको कलर चेंज कर दिए तो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा ये, ठीक है। और कलर थीम भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सा कलर थीम रखना है। तो जो कलरफुल थीम हो वो आप रखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, अगर आप ज्यादा दिखाएंगे। और दूसरी चीज है कि आप इसकी ग्रिड लाइंस हटा दो। तो जब ग्रिड लाइन हटा देंगे तो हमारे को सिर्फ चार्ट की लाइन दिखाई देगी, जो बार से उसकी लाइन दिखाई देगी, तो बहुत अच्छा चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये तीनों चार्ट बन गए हैं। अब हम जब डैशबोर्ड कल बनाएंगे तो हम तीनों चार्ट को एक साथ रख देंगे और तीनों चार्ट को एक साथ प्रेजेंट करेंगे। और फिर जब हम स्लाइसेस लगाएंगे तो हम कोई भी चीज चेंज करेंगे तो चार्ट अपने आप चेंज होगा। ये कल की क्लास में होने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास का होमवर्क ये रहेगा कि जो भी मैंने बनाया, तीनों पिवट टेबल्स और तीनों पिवट चार्ट्स आपको कंप्लीट करके रखना है। आर यू आर यू ओके? आर यू श्योर यस क्या सर। करोगे, है ना? या वो करना है, तीनों पिवट बनाना है और तीनों पिवट चार्ट्स बनाना है, समझ में? अच्छा अभी आज जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? ये शेयर मैंने आपको कर ही दी है फाइल, ठीक है। तो आप इस पे काम करिए और सर मैं कल, हाँ समय में कुछ समझ नहीं आया सर चार्ट्स में कि आपने जो बताया कि कौन सा चार्ट